डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने जेन टेलर इफेक्ट को डिस्कस किया था। एक बार देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। ये देखिए, जेन टेलर इफेक्ट था जिसको हम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी बोल रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है हमें वो रेगुलर कब देखने को मिलेगी, जब उसमें T2G और EG ऑर्बिटल सिमेट्रिक होंगे। और ये सिमेट्रिक कैसे होंगे ये सब मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख के आइए, अदरवाइज इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक ऑर्बिटल से मतलब ये भी होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट होते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो जो सिमेट्रिक ना हो, T2G या EG ऑर्बिटल्स अगर वो एसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट होंगे, तो जो ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, और ये जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसको कि हम टेट्रागोनल ज्योमेट्री बोलते हैं उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर इसमें हमने जेन टेलर थ्योरम को भी डिस्कस किया था कि जेन टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट है, यानी जिस स्टेट में हमें ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है, ये स्टेट एक्चुअली बहुत अनस्टेबल होती है। इसीलिए मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और डिस्टॉर्टेड होकर वो क्या करता है, अपनी इस डीजनरेसी को, जो ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट है, इसी डीजनरेसी को ये रिमूव करता है। अब ये रिमूव कैसे करेगा ये तो हम आगे एग्जाम्पल में भी समझेंगे। और अपनी सिमेट्री को लो करता है, यानी इसमें ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्री एलिमेंट ज़्यादा हैं जबकि टेट्रागोनल ज्योमेट्री में सिमेट्री एलिमेंट्स का नंबर कम है। तो इस तरह से अपनी सिमेट्री को भी लोअर करता है और अपनी एनर्जी को भी लो करके ये स्टेबल स्टेट में चेंज हो जाता है। तो और ये भी बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट का क्या मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा टाइप से अपने आप को अरेंज कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट स्टेट जब उसके पास कोई और अरेंजमेंट है ही नहीं, उसके पास सिंगल एक सिचुएशन है, तभी वो इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट होगा। और टेट्रागोनल फिर इलोंगेशन हमने डिस्कस किया था जिसको हम जेड आउट डिस्टॉर्शन भी बोल देते हैं, यानी कि जो जेड एक्सिस पर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो जेड एक्सिस पर प्रेजेंट लीगेंड्स हैं, बस हमने उनके बारे में बात की थी। तो वहाँ लीगेंड्स हैं और वहाँ पर ही हमारे जो हैं dz² ऑर्बिटल्स भी हैं dz एक्सिस पे। एक्चुअली हमने बोला था कि EG ऑर्बिटल्स एक्चुअली हमारे डीजनरेट होते हैं, लेकिन अगर ये EG ऑर्बिटल्स एसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, यानी कि या तो dx² - y² में या फिर dz² ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो अगर dz² में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि dz² ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करता है, वो dz² ऑर्बिटल मेटल न्यूक्लियस को ग्रेटर शील्डिंग देता है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शील्डिंग देता है। और इस शील्डिंग की वजह से जो लीगेंड्स होंगे जेड एक्सिस पर, वो जेड इफेक्टिव यानी लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फील करेंगे, उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। और जब वो कम हो जाता है तो इसीलिए उनका यानी जेड एक्सिस पर प्रेजेंट लीगेंड्स और जो मेटल न्यूक्लियस है या dz² ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मतलब वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहते हैं इन कंपैरिजन टू dx² - y², क्योंकि dx² - y² में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, या कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली कम है dz² के। तो वहाँ पर जो है उनकी शील्डिंग जो है कम रहती है, और जब उनकी शील्डिंग कम रहती है तो जो लीगेंड्स होंगे XY एक्सिस पर वो जेड इफेक्टिव ज़्यादा फील करेंगे। जब वो ज़्यादा फील करेंगे तो वो मेटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आ जाते हैं। तो यहाँ पर XY एक्सिस पर प्रेजेंट जो लीगेंड्स होंगे और मेटल्स जो होंगे, मेटल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, और जबकि जेड एक्सिस पर जो लीगेंड्स प्रेजेंट होंगे उससे मेटल का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसी से हमें ये टेट्रागोनल इलोंगेशन मतलब जेड एक्सिस वाले लीगेंड्स जो है वो थोड़े से दूर हो जाते हैं मेटल से, मतलब वो दूरी पर रहते हैं, ठीक है। इसी को हम टेट्रागोनल इलोंगेशन बोलते हैं, और इसी को हम जेड आउट डिस्टॉर्शन भी बोल दे रहे हैं। और इससे फिर फाइनली होता क्या है कि जो dz² ऑर्बिटल हैं वो हमेशा लीगेंड से जो है वो एक जो रिपल्शन जो फील करेंगे वो बहुत डिक्रीज, मतलब बहुत कम रिपल्शन फील करेंगे। और क्योंकि वो कम रिपल्शन फील करेंगे इसलिए उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, और जब उनकी एनर्जी कम होगी तो वो इस वजह से स्टेबलाइज हो जाएंगे। और यही बात हम T2G ऑर्बिटल के लिए भी बोलेंगे कि T2G ऑर्बिटल में जिन भी ऑर्बिटल्स में Z कॉम्पोनेंट है तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसको फिर फर्दर हमने ये स्प्लिटिंग भी देखी थी। इसमें हमने यहाँ पर ये बात भी की थी कि ये जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है बीच में, ये जो ए वाला पोर्शन है जिसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो सबसे पहले तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं एवरेज एनर्जी वाले, ये स्प्लिट होंगे
सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वजह से ये स्प्लिट होंगे, तो ईजी ऑर्बिटल्स एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी लिगेंड जो है वो एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और जो ये है T2G ऑर्बिटल जो प्लानर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। फिर हमने फर्दर स्प्लिटिंग बात की थी। हम अब यहाँ पर ये बोल रहे थे कि जो हम ये ले रहे हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन, ये किस वजह से आया था? ये सिर्फ इस वजह से आया था क्योंकि अब हम मान रहे हैं कि डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है डीजेड स्क्वायर में। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, समझने का नहीं है। सिर्फ एकदम बहुत क्विक आपको आंसर देना हो तो फिर फटाफट से आप स्प्लिटिंग दिखा सकते हैं, अदरवाइज तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से निकाल सकते हैं। पर बस थोड़ा सा टाइम गेनिंग हो जाता है, बहुत देर लगेगी अगर समझने में, तो बहुत क्विकली अगर आपको आंसर देना है तो बस आप इतना सोच लीजिएगा कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बस उसकी एनर्जी को हमें कम दिखाना है। तो यहाँ पर वही सारा कुछ मैंने अभी डिस्कस किया ही था, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो पहले आप टेट्रागोनल इलोंगेशन के लिए वो वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है, यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ज़्यादा हो जाती है, dz स्क्वायर की कम, और ऐसे T2G में भी होगा, dxy की ज़्यादा हो जाएगी और बाकी जो दोनों ऑर्बिटल हैं उनकी कम हो जाएगी। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेट्रागोनल कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? पिछली बार वाले से ठीक उल्टा हो जाएगा। पिछली बार जो z एक्सिस पर लिगेंड्स प्रेजेंट थे वो ज़्यादा डिस्टेंस पर थे, और इसी वजह से जो ज्योमेट्री होती है उसमें जो XY एक्सिस वाले लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के ज़्यादा पास में होते हैं, डिस्टेंस उनका कम हो जाता है, और Z एक्सिस वाले लिगेंड्स का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इलोंगेट हो जाता है मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम उसको टेट्रागोनल इलोंगेशन, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूँ, देखिए ये वाले डायग्राम में हम देख भी सकते हैं कि ये तो हमारा ओरिजिनल था। ओरिजिनल तब रहेगा जब Eg और T2G ऑर्बिटल्स हमारे सिमेट्रिकली फिल्ड रहेंगे, तब मेटल से ये जो 6 के 6 लिगेंड्स हैं उनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन जैसे ही Eg या T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं तो वहाँ पर हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और वो डिस्टॉर्शन दो टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक को हम बोल देते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन और दूसरे को हम बोल देते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। और कंप्रेशन के लिए हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं Z इन, और इलोंगेशन के लिए हम बोल देते हैं Z आउट। और ये बात मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी कि Z आउट आप कैसे याद रखेंगे कि मेटल से जो ये Z एक्सिस है, ये जो हमने यहाँ दिखा रखी ये वाली Z एक्सिस है, ठीक है। Z एक्सिस वाले लिगेंड्स दूर हो गए हैं, यानी मेटल से आउट हो गए हैं, ये समझ लीजिए। तो दूर हो गए हैं इसलिए ये देख रहे हैं दो बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पर इलोंगेटेड ज्योमेट्री में आपको दो बॉन्ड्स जो हैं वो लंबे मिलेंगे और चार बॉन्ड्स जो हैं वो शॉर्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हमारे लॉन्ग होते हैं और 4 बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे शॉर्ट होते हैं। ये इलोंगेटेड ज्योमेट्री यानी टेट्रागोनल इलोंगेशन या Z आउट। Z इन में ठीक इसका उल्टा होता है। ये वाला जो डिस्टेंस है, जो Z एक्सिस वाला डिस्टेंस है मेटल से लिगेंड का, वो क्या होता है? कम हो जाता है, और जो ये बाकी चारों लिगेंड्स हैं वो उनका डिस्टेंस जो है मेटल से बढ़ जाता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 बॉन्ड्स हमारे शॉर्ट होते हैं और 4 बॉन्ड्स हमारे लॉन्ग होते हैं, ठीक। और क्योंकि ये अंदर की तरफ आ गए, देखिए यहाँ पर जो लिगेंड का डिस्टेंस था, यहाँ पर मेटल लिगेंड का डिस्टेंस कम हो गया है, तो ये लिगेंड जो है मेटल के पास में आ गए, यानी कि ऐसा समझ लीजिए हमने इस वाले मॉलिक्यूल को दबा दिया है Z एक्सिस पर, ठीक है। दोनों हाथ से दबा दिया है हमने, जो दबा दें, कंप्रेशन मतलब दबाना ही हुआ, तो दबा दिया है उसको, इसलिए ये Z इन कह दी, अंदर की साइड आ गए हैं। और इसको हमने पूरा खोल दिया है Z एक्सिस को, यहाँ पर मेटल लिगेंड की जो बॉन्ड एक्सिस है, यहाँ पर जो मेटल लिगेंड की बॉन्ड एक्सिस है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये इलोंगेटेड ज्योमेट्री हो जाती है और ये कंप्रेस्ड ज्योमेट्री हो जाती है। तो इस तरह से हम फिगर से समझ सकते हैं कि कंप्रेशन क्या हुआ, इलोंगेशन क्या हुआ। बाकी तो ये ऐसा क्यों हुआ उसके लिए तो फिर हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो हमने पिछली बार भी खैर डिस्कस किया था इसको अच्छे से। ठीक उसका उल्टा होना है। पिछली बार डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए उनकी जो शील्डिंग थी वहाँ पर ज़्यादा मिल रही थी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब की बार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, यही बता देती हूँ मैं आपको, ये हमने ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बनाया, ठीक है। ये तो हमारे, एक बार मैं पेन फिर से चेंज कर ले रही हूँ, इसमें है तो बिल्कुल वही जैसा कि आपने पिछली बार समझा था, बस उसका ठीक उल्टा हो जाना है आपकी बार।
पहले तो मैं आपको बना देती हूँ ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो z एक्सिस पर है, क्योंकि ये हमारी z एक्सिस है। सपोज इसको मैं x बोल दे रही हूँ, या y भी मान सकते हैं, या इसको मैं y बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा dz स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया। इसमें ये xy प्लेन में एक रिंग भी होती है, और रिंग तो मैंने ऐसे ही दिखा दी इसमें। अच्छा, अब अगर xy प्लेन में देखूँ मैं, xy प्लेन में अगर हम देखें तो ये चलिए ब्लू कलर से बना दे रही हूँ। तो XY प्लेन वाले ऑर्बिटल को मैं कुछ ऐसे दिखा सकती हूँ, एक्स एक्सिस पर ही तो रहेंगे और वाई एक्सिस पर रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा एक्सिस से थोड़ा सा दूर हो गए, प्लानर लगने लगे, तो ये एक्सिस को आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे जा रही है ये एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम ये कह रहे हैं अब की बार कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं दिखानी है तो मैंने इसको ग्रीन कलर से इसको भर दिया एक तरीके से, तो ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज़्यादा है, बस हमने ये दिखाया है। और यहाँ जो ये सेंटर है, सेंटर पर हमारा मेटल न्यूक्लियस है ही, ठीक। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर लीगेंड्स भी प्रेजेंट हैं, तो चलिए वो लीगेंड्स भी एक बार दिखा देते हैं। वैसे जगह बहुत कम रह गई है, मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटी जगह ले ली यहाँ पर। तो सपोज यहाँ पर हमारा एक लीगेंड है जेड एक्सिस पर, और दूसरा लीगेंड भी जेड एक्सिस पर ही है। फिर वाई एक्सिस पर एक लीगेंड है और दूसरी तरफ भी वाई एक्सिस पर लीगेंड है। फिर एक्स एक्सिस पर एक लीगेंड है और इधर भी एक्स एक्सिस पर एक लीगेंड है, ठीक। और यहाँ जो सेंटर है, सेंटर को भी मैं एक अलग कलर से दिखा देती हूँ, यानी कि मेटल का जो न्यूक्लियस है, मेटल के न्यूक्लियस को चलिए ये कलर ले लेते हैं। यहाँ हमारा मेटल का न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है, जो रेड रेड से आपको दिख रहा है। अब क्या होगा, ये मेटल का न्यूक्लियस और ये लीगेंड, ये मेटल का न्यूक्लियस इस लीगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्योंकि यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर भी तो लीगेंड, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लोब्स तो एक्स एक्सिस पर भी हैं और वाई एक्सिस पर भी हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब्स नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटर से और इस लीगेंड के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, मेटल को इस न्यूक्लियस, मतलब मेटल न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस एक्स के लीगेंड्स को, यानी ये वाले लीगेंड्स हो चाहे ये वाले लीगेंड्स हो, दोनों लीगेंड्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उतना अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होगा, बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग का काम करेंगे, क्योंकि ये अवरोध उत्पन्न करेंगे। अगर खाली मेटल होता और यहाँ पर खाली लीगेंड्स होते तो ये इजीली, मतलब यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं है तब तो ये आराम से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, मतलब जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीगेंड पर लगाता उतना ही ये लीगेंड फील करता और ये इजीली इसकी तरफ चला जाता। लेकिन अब क्या है, मेटल और लीगेंड्स के बीच में, चाहे वो एक्स एक्सिस वाले लीगेंड हो चाहे वो वाई एक्सिस वाले लीगेंड्स हो, इनके बीच में आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो मेटल जो है लीगेंड पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये लीगेंड उसको फील नहीं कर पा रहा, उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस केस में Z इफेक्टिव जो है वो घट जाएगा। और जब ये Z इफेक्टिव घटेगा तो मतलब शील्डिंग इंक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगा रहे हैं, तो यानी शील्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है और Z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज हो गया। और Z इफेक्टिव के डिक्रीज होने से क्या होगा, इस मेटल और इन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बना ही रहेगा, ठीक है। जैसा डिस्टेंस था मतलब आप समझ लीजिए वैसा ही बना रहेगा, ठीक। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर Z एक्सिस की बात करें, Z एक्सिस पर भी दो ऑर्बिटल्स हैं, दो लीगेंड्स हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, Z एक्सिस में आप देख रहे हैं मैंने खाली छोड़ा हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं कम है या नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा माना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उसकी शील्डिंग भी कम होगी, जब उसकी शील्डिंग कम होगी तो इसका मतलब जब ये मेटल का जो न्यूक्लियस है वो इस Z एक्सिस पर प्रेजेंट इन दोनों लीगेंड्स को बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। पास में आ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा Z इफेक्टिव लग रहा है, Z एक्सिस पर ज़्यादा Z इफेक्टिव लग रहा है, इसलिए लीगेंड्स जो है मेटल की ज़्यादा पास में आ गए हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये हमारा मेटल है, तो इसमें तो हम लीगेंड्स अगर दिखाएं तो यहाँ दिखा दिए मैंने Z एक्सिस पर, और अगर एक्स एक्सिस की बात करूँ या वाई एक्सिस की बात करूँ तो उसमें लीगेंड जो है वो अभी भी दूर है। तो देख रहे हैं ये एक कंप्रेस्ड ज्योमेट्री हमें देखने को मिल रही है, तो इसी ज्योमेट्री को हम बोल देते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। और इसी को हम बोल रहे हैं Z इन डिस्टॉर्शन, यानी
ज्योमेट्री तो बिगड़ गई। अब डिस्टेंस, क्योंकि 2 लिगेंड्स का डिस्टेंस तो हो गया है पास में और 4 लिगेंड्स का डिस्टेंस हो गया है दूर, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो सारे लिगेंड सेम डिस्टेंस पर थे, तो इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्री जो है बिगड़ गई। डिस्टॉर्टेड मतलब बिगड़ जाना, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल सकते हैं या आप इसको टेट्रागोनल ज्योमेट्री बोल सकते हैं। तो इसको हम टेट्रागोनल कंप्रेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स जो है वो मेटल के बिल्कुल पास में आ गए हैं। अच्छा, अब इस पास में आने से होगा क्या? अब इस पास में आने से ये होगा कि जो जेड एक्सिस पर जो ये लिगेंड्स हैं वो मेटल के जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैं उनसे इनका रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पास में आ गए हैं। तो डीजेड स्क्वायर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, और रिपल्शन जितना ज़्यादा होता है, ये बात मैंने पिछली बार बताई थी, एनर्जी जो है उतनी ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा, तो इसका मतलब डीजेड स्क्वायर की ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले जो वो हम इक्वल एनर्जी दिखा रहे थे ईजी ऑर्बिटल को, उसमें से डीजेड स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल और ये जो एक्स वाई एक्सिस वाले लिगेंड्स हैं, ये और ये जो है ये काफ़ी डिस्टेंस पर है, और जब ये काफ़ी डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में रिपल्शन जो है हम कह सकते हैं कि कम रहेगा, और जब रिपल्शन कम रहेगा तो एनर्जी भी कम रहेगी, इसलिए इनकी एनर्जी जो है हमने नीचे की साइड दिखाई। तो यही सारी बात जो है इसमें मैंने ये सब लिखा हुआ है, तो इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये क्योंकि मैं दोबारा नहीं समझा रही, वही सब कुछ तो मैंने पिछली बार भी समझाया था, और ठीक यही चीज़ यहाँ पर T2G ऑर्बिटल के साथ भी होगी। इसमें भी क्या होगा, जो DXY वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि उसमें XY कॉम्पोनेंट है, और जिसमें Z कॉम्पोनेंट है उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये होता है टेट्रागोनल कंप्रेशन, इसको हम बोल देते हैं जेड इन डिस्टॉर्शन। अब इसी को हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो ये तो वही नॉर्मल हमारा जो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। अब की ये डी ऑर्बिटल हमारे फ्री मेटल आयन में है, ठीक है। फिर हमने इनकी एनर्जी को बढ़ता हुआ दिखाया क्योंकि वो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में सारे ही लिगेंड्स एक जैसा रिपल्शन लगा रहे हैं उस पर, लेकिन एक्चुअल में जब ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पहुंचेगा तो सारे लिगेंड्स एक जैसा रिपल्शन नहीं लगाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं क्योंकि लिगेंड्स हमारे एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और प्लैनर ऑर्बिटल की एनर्जी क्योंकि वो कम रिपल्शन फील करते हैं तो कम हो जाती है। तो ये हमारा था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग जो दिखाई थी। अब टेट्रागोनल कंप्रेशन की बात करी तो टेट्रागोनल कंप्रेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ इतना याद करने का ये तरीका है कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी कम हो जाएगी, और वो क्यों कम हुई वो सब मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी जो है बढ़ गई, और ठीक जिसमें जेड कंपोनेंट था T2G ऑर्बिटल में भी, उसमें भी उनकी एनर्जी बढ़ गई और दूसरों की कम हो गई। तो ये टेट्रागोनल कंप्रेशन हुआ जिसको हम जेड इन भी बोल देते हैं, और पहले हमने टेट्रागोनल इलोंगेशन को डिस्कस किया था, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम, अच्छा, अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ तक आपके लिए सफिशियंट है। अगर आता है जेन टेलर डिस्टॉर्शन तो वैसे इतना लंबा क्वेश्चन तो शायद ही आए, या तो वो टेट्रागोनल इलोंगेशन पूछ लेंगे या टेट्रागोनल कंप्रेशन पूछ लेंगे, लेकिन अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी देते हैं तो आपको पहले जेन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है, जेन टेलर थ्योरम क्या थी, और फिर वो दोनों में टेट्रागोनल कंप्रेशन और इलोंगेशन आपको बताना। तो यहाँ तक आपका जो है बीएससी थर्ड सेम के अकॉर्डिंग सफिशियंट है। अब ये फिर मैंने ज्योमेट्री आपको समझाई दी है, इसमें कौन से लॉन्ग और कौन से शॉर्ट, तो इस तरह से ही पूछ सकते हैं, वहाँ पर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कौन से में कितने बॉन्ड लॉन्ग या कितने बॉन्ड शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी मैं कह सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बीएससी थर्ड सेम में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इसको उसमें पूछ लें, एमसीक्यूज के रूप में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मैं और भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी इसको। देखिए, टेट्रागोनल इलोंगेशन क्या होता है, मोर स्टेबल है टेट्रागोनल कंप्रेशन से। अब ऐसा क्यों है, इलोंगेशन मोर स्टेबल क्यों है टेट्रागोनल कंप्रेशन? देखिए, इलोंगेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि डीजेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टेट्रागोनल कंप्रेशन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन भी, क्या आप ये समझिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है टेट्रागोनल इलोंगेशन में, और टेट्रागोनल कंप्रेशन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अब आप ये देखिए, डीजेड स्क्वायर के ऑर्बिटल्स जो होंगे वो हम ऐसे तो बना सकते हैं, तो इस जेड एक्सिस पर तो खाली दो ही लिगेंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है,
तो अगर मैं एक्स वाई एक्सिस बनाऊं ये, तो एक्स वाई ये सपोज ये वाली एक्सिस है और इस पर मैंने लिगेंड्स दिखा दिए, ठीक, और यहाँ बीच में हमारा मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें टेट्रागोनल इलोंगेशन में खाली 2 ही लिगेंड से इस ऑर्बिटल का रिपल्शन होगा, खाली 2 लिगेंड से इस ऑर्बिटल का रिपल्शन होगा। और यहाँ पर कितने हैं, 4 लिगेंड्स का रिपल्शन है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल से। बीच में मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन सा ऑर्बिटल, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल रिपल्शन फील करेगा, यहाँ पर 4 लिगेंड से रिपल्शन फील कर रहा है और यहाँ पर dz स्क्वायर सिर्फ 2 लिगेंड से रिपल्शन फील कर रहा है। तो जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की, और इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि हमारा रिपल्शन जो है वो कम है, रिपल्शन कम है तो एनर्जी भी कम है, और एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए टेट्रागोनल इलोंगेशन जो है वो मोर स्टेबल है। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न इसका स्ट्रक्चर ही है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब ये 2 इलोंगेशन क्यों ज़्यादा स्टेबल बताया है, ये 2 लिगेंड्स मेटल और लिगेंड के बीच का डिस्टेंस कह लो या ये मेटल लिगेंड बॉन्ड कह लो, यहाँ पर 2 बॉन्ड दूर चले गए हैं और जितना दूर चले जाएंगे वो उतना वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड्स वीक हुए हैं, ये वाले बॉन्ड्स जो हैं हम इनको वीक बॉन्ड बोलेंगे, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 4 बॉन्ड लंबे हो गए हैं, 4 बॉन्ड्स लॉन्ग हैं, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड्स वीक हो गए हैं, ठीक है। तो अगर 4 बॉन्ड्स वीक हो गए हैं तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल हो गया और वो हाई स्टेबल हो गया। तो दूसरा रीजन हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हमें ध्यान रखनी है, अब इसमें ये चीज बोली गई है कि strong Jahn-Teller distortion is observed when Eg orbitals are electronically degenerate या unsymmetrically filled। तो सबसे पहली चीज तो कि अगर कोई ये पूछे कि स्ट्रॉन्ग Jahn-Teller distortion हमें कब देखने को मिलेगा, तो जब Eg ऑर्बिटल्स होंगे unsymmetrically filled। और unsymmetrically filled कैसे हो सकते हैं, या तो Eg1 होगा या फिर Eg3 होगा, या तो Eg में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या Eg में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो सकता है। इसको चाहे तो आप देख भी सकते हैं, देखिए Eg1 इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, और अगर हमें Eg3 दिखाना है तो Eg3 दिखाने का क्या तरीका हुआ, 1 ये 2 और ये 3, चाहे 3 आप यहाँ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहे आप यहाँ दिखा दीजिए चाहे आप यहाँ दिखा दीजिए, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहे आपने यहाँ दिखाया चाहे आपने यहाँ दिखाया, वो तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा ऑर्बिटल कौन सा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर है, वो तो हमने सिर्फ मान लिया था, पिछली बार हमने ये सब डिस्कस भी किया था। तो Eg1 या Eg3 होगा तो हमें स्ट्रॉन्ग Jahn-Teller डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। और अगर T2G हमारा अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तब हमें वीक Jahn-Teller डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स जो है वो एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो रिपल्शन जो होगा वो एक्सियल रिपल्शन मतलब एक्सिस पर रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए वहां पर डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि लिगेंड्स हमारे एक्सिस पर प्रेजेंट है और Eg वाले ग्रुप्स वाले ऑर्बिटल्स भी हमारे एक्सिस पर ही प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअली वो, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और T2G के केस में क्योंकि वो प्लानर ऑर्बिटल्स होते हैं और लिगेंड्स हमारे एक्सिस पर आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर रिपल्शन भी कम है तो डिस्टॉर्शन भी कम है, इसलिए ये वीक Jahn-Teller डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, डिस्टॉर्शन देखने को जरूर मिलेगा अगर हमारे Eg या T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे। तो T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड कब हो सकते हैं, या तो T2G1 हो या T2G2 हो, या फिर आप T2G3 कर देंगे तो वो तो सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगा, 4 करेंगे तो फिर अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, और T2G5 करेंगे तो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, T2G6 कर देंगे तो फिर से सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सिर्फ आपको ये कंडीशंस याद रखने की Eg1 Eg3 T2G1 T2G2 T2G4 और T2G5, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब Jahn-Teller डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन शोज Z in और D2 कॉन्फ़िगरेशन शोज Z out। अब ये कैसे पता चल रहा है, मतलब हमें ये तो मालूम पड़ जाएगा, ये तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, हमें ये तो पता चल गया कि भाई T2G1 और डिस्टॉर्शन है, वो तो हमने देख के बता दिया कि Eg ग्रुप हमारा अनसिमेट्रिकली फिल्ड है या T2G ग्रुप हमारा अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो डिस्टॉर्शन तो मालूम पड़ गया कि हाँ Jahn-Teller डिस्टॉर्शन है, लेकिन वो Z in है या Z out है, इसको कैसे बताएंगे हम, तो वो हमें अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अगर सबसे पहले हम बात करें D1 कॉन्फ़िगरेशन की, तो सपोज हमने D1 कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स थे,
शुरू में, ठीक है। D1 का मतलब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा D1 में। फिर सबसे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई जिसमें हमने Eg ग्रुप को ऊपर रखा और Eg ग्रुप को ऊपर रख के बस हमने इसमें 2 ऑर्बिटल शो कर दिए और फिर T2G ग्रुप को हमने नीचे रखा और T2G ग्रुप में हमने 3 ऑर्बिटल शो कर दिए। तो जब D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2G ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब T2G1 हमें आएगा, देखने को मिलेगा। T2G1 का मतलब हमें डिस्टॉर्शन देखने को, तो यहाँ से तो हमें सिर्फ इतना पता चल गया कि हाँ डिस्टॉर्शन है, लेकिन वो Z इन है या Z आउट है वो हम फिर फर्दर देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों ऑर्बिटल की हेल्प से फिर से हम दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन हम मतलब दोनों ही डिस्टॉर्शन का जो स्प्लिटिंग थी वो हम बना के देखते हैं। देखिए अब मैं दोनों को बना देती हूँ आपके सामने, ये फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो एक में तो हम dz स्क्वायर को नीचे रख रहे हैं और ऊपर रख रहे हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी किस टाइप का डिस्टॉर्शन है तो z आउट हो गया। ये क्यों? क्योंकि अब z आउट में या इलॉन्गेशन में हम ये मानते हैं कि z dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज़्यादा है या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। और मैंने आपसे कहा था जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बस उसी की एनर्जी को हमें कम दिखाना है। और ठीक ऐसा ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें z कंपोनेंट वालों को नीचे रखना पड़ेगा, यानी कि नीचे कौन से आ जाएंगे dyz और dxz, ठीक। और ऊपर कौन से आ जाएंगे, मेरे पास जगह ही कम रह गई है, अब मैं सोच रही हूँ, चलो खैर, और ऊपर आ जाएगा dxy, ठीक है। इसके मैं यहीं पर रूल बना देती हूँ ऑर्बिटल, ठीक। तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है हमारा z आउट यानी कि इलॉन्गेशन, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें इसमें z इन की, तो z इन में ठीक इसका उल्टा हो जाना है। तो z इन में अगर उल्टा हो जाएगा तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऊपर हम दिखाएंगे dz स्क्वायर और नीचे हम दिखाएंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। ये तो हमारा Eg ग्रुप टूट गया, ठीक। और फिर T2G ग्रुप को अगर हमें तोड़ना है, यहाँ लिखते हैं इसको, T2G ग्रुप को अगर हमें तोड़ना है यानी स्प्लिटिंग अगर हमें दिखानी है तो अब की बार क्या होगा, dyz को तो हम ऊपर और dxz को तो ऊपर रखेंगे क्योंकि z कंपोनेंट वाले ऊपर रहेंगे, dyz और dxz, और नीचे हम रखेंगे dxy को। तो ये कौन सा हो जाएगा, z इन, ठीक। अब हम यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है D1, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो, और एक चीज और ध्यान रखने की, T2G में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आगे भी 1 2 3 4, वो सब हमें इन T2G वाले ग्रुप्स में ही रखने हैं, ये T2G वाले ऑर्बिटल्स में ही रखने हैं, और जो Eg में आएंगे वो Eg वाले ऑर्बिटल्स में ही रखने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम दोनों करके देखते हैं, भाई अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें तो यहाँ लोअर एनर्जी तो फिल होगा, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया Z आउट वाले में, और Z इन वाले में भी रख लेते हैं, यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में हमें क्या देखना है, ज़ेन-टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट यानी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट की डीजनरेसी को हमें रिमूव करना है, यही तो बात हो रही थी ज़ेन-टेलर थ्योरम में। ये क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। और ये रिमूव कैसे होगी, इसका रिमूव करने का क्या मतलब है, जो हमने ज़ेन-टेलर थ्योरम में पढ़ा कि हमें ये रिमूव, देखिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, स्टार्टिंग में ये था ना, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट इज अनस्टेबल एंड मॉलिक्यूल बिकम डिस्टॉर्टेड इन सच अ वे सो एज टू रिमूव डीजनरेसी। तो ये डीजनरेसी रिमूव करनी है हमें, ये डिस्टॉर्शन हो ही इस वजह से रहा है कि वो डीजनरेसी को रिमूव करना है। अब वो डीजनरेसी को रिमूव करना वही हमें देखना है, अगर ये डीजनरेसी रिमूव जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगी, जिस भी डिस्टॉर्शन में, चाहे वो Z इन में हो चाहे Z आउट में, तो वही वाला डिस्टॉर्शन हम मान लेंगे कि होगा। तो ये ED स्टेट थी, अनसिमेट्रिकल स्टेट है। अगर हम देखें तो हमें अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल मिलना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल मिलेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट स्टेट होगी, तभी तो डीजनरेसी रिमूव होगी। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनसिमेट्रिकल से अगर हमें सिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर डीजनरेसी रिमूव हो गई है और वही वाला डिस्टॉर्शन वहां पर पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली ये अनसिमेट्रिकल, मैं इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट बार बार वो नहीं लिख रही, मैं बोल रही हूँ अनसिमेट्रिकली फील्ड है। तो अगर हम नीचे वाले देखें दोनों ऑर्बिटल, ये भी तो अनसिमेट्रिकली फील्ड है क्योंकि 2 ऑर्बिटल है और इसमें सिर्फ एक में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका मतलब ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट हुआ, तो यहाँ तो डिजनरेसी रिमूव ही नहीं हुई, तो इसका मतलब Z आउट तो हो ही नहीं सकता।
अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर क्या है, ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, एक ही ऑर्बिटल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब वो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें सिमेट्रिकल मिला है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट स्टेट, यहाँ पर डीजनरेसी रिमूव हुई है, इसीलिए हमें जेड इन कन्फिग्रेशन या जेड इन डिस्टॉर्शन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, तो जेड इन के लिए हमने ये देख लिया। अब ये बात कर रहे हैं D2 कन्फिग्रेशन की। D2 के लिए ये बोल रहा है कि जेड आउट होगा, तो D2 को भी देख लेते हैं। D2 में क्या हो जाएगा, मैंने शुरू में भर दिया यहाँ पर D2, तो जब D2 होंगे तो हम T2G में क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब फिर से देखो, जेड आउट में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम, एक तो हम फिल कर ही चुके हैं, दूसरा हम यहाँ फिल करेंगे। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर जाएं, यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने की। अमूमन हम क्या करते थे कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है तो पहले उसको कंप्लीटली फिल्ड करते थे, ठीक है ना, हम यहाँ पर इसको कंप्लीट, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहीं डाल दें, पर ऐसा नहीं होता है बेटा, यहाँ पेयरिंग नहीं होती। ये चीज ध्यान रखना बेटा हमेशा के लिए, T2G ग्रुप हो चाहे EG ग्रुप हो, इनमें यहाँ पर जब स्प्लिटिंग हो जाएगी ना तो यहाँ पर पेयरिंग होगी ना यहाँ नीचे वाले पेयरिंग होगी। क्यों नहीं होती है वो पेयरिंग, क्योंकि जो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच का गैप है, यानी जिसको मैं सपोज डेल्टा 1 से दिखा दूं, और यहाँ पर भी डी, ये जो दोनों ऑर्बिटल है, जो नीचे वाला ऑर्बिटल है, इनके बीच का अगर गैप को मैं डेल्टा 2 बोल दूं, तो चाहे तो डेल्टा 1 हो और चाहे डेल्टा 2 हो, वो क्या होते हैं, हमेशा ही लेस देन होते हैं पेयरिंग एनर्जी से, क्योंकि वो हमेशा लेस देन होते हैं डेल्टा ओ से, तो वो पेयरिंग एनर्जी तो कम होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर इन केसेस में क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो पेयर्ड नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन कभी भी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, T2G ग्रुप में ही ऊपर जाएगा, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं दिखानी है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, DYZ में चला जाएगा। तो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि जब स्प्लिटिंग हो जाएगी EG और T2G की, तो आपको कहीं पर भी ना तो EG में ना T2G में पेयरिंग नहीं दिखानी है। पहले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो EG के हो चाहे T2G के, उन्हें सिंगली फिल्ड करना है और उसके बाद पेयरिंग आपको दिखानी है, ठीक। अच्छा, तो ये बात हुई। तो अब हम अगर यहाँ देखें, जब यहाँ थे ये, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेटेड स्टेट थी, ये अनसिमेट्रिकली थी। यहाँ पर अगर आप देखें, अब दोनों में ही इक्वल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये भी हमारी जो है सिमेट्रिकल स्टेट आ गई है। अब यहाँ पर आ गई सिमेट्रिकल स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट स्टेट आ गई है। तो अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बन गया, इसका मतलब Z आउट यहाँ पर D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए या T2G2 के लिए हम Z आउट कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ की बात करूँ मैं, Z इन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि Z इन में तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर में DYZ और DXZ में, यहाँ पर अभी भी हमारे पास अनसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर जो डीजनरेसी थी वो रिमूव ही नहीं हो पाई। वो रिमूव कब होती, जब ये सिमेट्रिकल हो जाते, जैसा कि इस केस में हुआ। तो इसलिए Z आउट में हमें जो है डिस्टॉर्शन, मतलब D2 में हमें Z आउट डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। अच्छा, यहीं पर बात कर लेते हैं T2G3 की। अगर हम D2G3 कह रही, सॉरी D3, अगर मैं D3 बना दूं तो D3 में ऐसे बना सकती हूँ, तो T2G3 हो जाएगा। अब जब T2G3 हो गया तो ये तो T2G सिमेट्रिकली फिल्ड हो गया, और सिमेट्रिकली फिल्ड यहीं से हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन ही नहीं है तो फिर Z इन Z आउट की तो बात ही नहीं होती। फिर हम बात कर लेते हैं 4 की, यानी कि जो हमारा D4 कॉम्प्लेक्स है, तो D4 हमने दिखाया। अब D4 में भी देखो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। D4 में एक तो हमारा हो सकता है D4 हाई स्पिन और दूसरा हमारा हो सकता है लो स्पिन। तो सबसे पहले हम D4 हाई स्पिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं D4 हाई स्पिन की बात करूं तो D4 हाई स्पिन में क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, हाई जाएगा। मैंने आपको याद बताया था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें हाई भेजना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, यानी वीक लिगेंड्स होंगे। और वो कंडीशन भी थी वहाँ पर, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर हम हाई स्पिन की बात करें तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, T2G में तो हमें कोई भी वो देखने को नहीं मिलेगा, मतलब क्या कहना चाहिए कि T2G तो क्योंकि सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो T2G की वजह से हमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से फिल कर देंगे, तो 1 2 3, तो T2G के तीनों इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब हम हमारे बचे EG के, तो ऐसा नहीं करना कि EG में फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो उसे नीचे ले आओ, नहीं, EG के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EG के जो ऑर्बिटल्स हैं उसी में फिल करने हैं। तो EG में dz स्क्वायर की एनर्जी कम है, तो हमने EG में इसको ऐसे भर दिया, ठीक। यही बात मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। तो
D4 के लिए मुझे क्या करना है, T2G में तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए और यहाँ पर भी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे Z इन या Z आउट, क्योंकि यहाँ पर ये वाली स्टेट भी हमारी इलेक्ट्रॉनिकली डिजनरेट है या यहाँ पर भी ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड हो रहा है और ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड हो रहा है। डीजनरेसी तो दोनों में ही रिमूव हो रही है। तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो बेटा तब हम ऐसे डिसाइड करेंगे, जो ये लाइन मैंने ऊपर लिखी हुई है कि टेट्रागोनल इलॉन्गेशन इज मोर स्टेबल देन टेट्रागोनल कंप्रेशन, यही चीज हमें देखनी होती है। तो टेट्रागोनल इलॉन्गेशन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि Z आउट जो है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू Z इन। तो हम Z आउट जो है इसमें यहाँ पर मानकर चलेंगे। तो वही जो एक्सप्लेनेशन हमने इलॉन्गेशन के लिए दी थी, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि इसको सिर्फ 2 ही लिगेंड का रिपल्शन मिल रहा है, अगर हम डीजेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा दिखाएं, इसका मतलब यही तो हुआ। यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हमने दिखाई इसका मतलब ये है कि हमने डीजेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा दिखाया। तो जब हम डीजेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो क्या कर रही है, वो तो सिर्फ 2 ही लिगेंड से रिपेल हो रही है। और जब अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाएं, तो वो 4 लिगेंड से रिपेल हो रही है। तो 4 लिगेंड का रिपल्शन ज्यादा है, जो 4 लिगेंड का रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अगर हमें जो D4 जो हमारा हाई स्पिन था उसके लिए हमारे पास Z आउट आएगा, ठीक है। और D4 हाई स्पिन को आप EG1 भी बोल सकते हैं। अगर हम T2G में तो क्योंकि कोई है ही नहीं तो हम EG1 भी बोल सकते हैं। तो EG1 अगर हुआ तो भी हम कह सकते हैं कि Z आउट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें D4 लो स्पिन की, तो लो स्पिन में क्या हो जाएगा, लो स्पिन में क्या होगा, ये 4th इलेक्ट्रॉन यहां पर ना जाकर, अब मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ, ठीक है, यहां पर ना जाकर अब वो कहां जाएगा। लो स्पिन का मतलब क्या होगा, अब की बार पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयरिंग होगी तो 4th इलेक्ट्रॉन इस T2G में ही तो जाएगा, ठीक। और T2G में जैसे ही 4th इलेक्ट्रॉन जाएगा, T2G का 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा बिल्कुल T2G1 की तरह यूज करेंगे हम इसको, बिल्कुल T2G1 वाला केस होगा। देखिए देखते हैं कैसे। अब 4th इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयरिंग तो अभी हमें दिखानी नहीं, पहले तो हमें सिंगली फिल्ड करना है। और जब सिंगली फिल्ड करना है तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, फिर 2nd इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला और 3rd इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ डाला, ठीक है। 4th इलेक्ट्रॉन अब फिर से पेयर अप होगा, तो हमने इसको पेयर अप कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि मेरा पॉइंट कहाँ चल रहा है, तो सिर्फ T2G वाले ग्रुप में ध्यान लगाइएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन DYZ में गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन DXZ में गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन DXY में गया, फिर 4th इलेक्ट्रॉन DYZ में आया। तो यहाँ पर हमारा वही से फिर से इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट है, यानी अनसिमेट्रिकल है। और अगर हम यहाँ की भी बात करें तो ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर भी ये जो है अनसिमेट्रिकल ही रह गए, ठीक है। तो हमें Z आउट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर आ जाए इस वाले केस में, Z इन के केस में, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा हम फिर से यहाँ डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं ये वाली स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सिमेट्रिकल हो गया। और अगर सिमेट्रिकल हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट नहीं रही, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट स्टेट हो गई, यानी कि डीजनरेसी रिमूव हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें Z इन हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम D5 की बात करें तो D5 में क्या हो जाएगा, अब D5 भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो D5 हमारा हाई स्पिन होगा और D5 हमारा लो स्पिन। तो पहले हम लो स्पिन की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये पूरा फिल कर रखा है। तो D5 अगर हम दिखाएं तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने पहले भर दिए थे, 5वां इलेक्ट्रॉन मैं आपको यहाँ साफ साफ दिखा देती हूँ एक बार, ये ना वहाँ कचर पचर हो रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर देखिए ये मैंने T2G ऑर्बिटल बनाया बस, अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4 और ये 5, ऐसे तो दिखाना है। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल में हमें फिल करके दिखाने, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, थर्ड, एक मैं फिर से इसको साफ कर देती हूँ अच्छे से, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम रह गई बस। ठीक है, अच्छा अब फिर से हम इसमें दिखा देते हैं। तो अब हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने DYZ में डाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने DXZ भी मिट गया, DXZ में डाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंने DXY में डाल दिया, ठीक है।
3 इलेक्ट्रॉन तो ये हुए। अब पेयरिंग करेंगे और इसी में ही करनी है हमें, ऊपर नहीं जाएंगे, ईजी में नहीं घुस जाना, T2G का T2G में ही रहना है। तो फिर 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया और 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमें सिमेट्रिकली तो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड, ये भी एक ही ऑर्बिटल, मतलब ये सिमेट्रिकली फिल्ड है ये वाला पोर्शन हमारा। और अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें हम कैसे दिखा सकते हैं, पहले मैं इसे इरेज करती हूँ। ये बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब है तो कंपटीशन लेवल के हिसाब से, पर फिर भी अगर आप लोग भी समझ लेंगे, कभी आगे जाके IIT जैम वगैरह देंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा समझने में। तो देखिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, फोर्थ यहाँ फिल किया और फिफ्थ यहाँ किया। और अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमें फिर से जो है देखने को मिल रहा है कि अनसिमेट्रिकल स्टेट। ठीक है, और यहाँ भी अनसिमेट्रिकल थी, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल, तो स्टार्टिंग तो हमारी डीजनरेसी रिमूव हुई नहीं, तो डीजनरेसी हमारी रिमूव हुई यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये हमें सब सिमेट्रिकल मिल रहा है। तो जब हमें ये सब सिमेट्रिकल मिल रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि D5 अगर हमारा लो स्पिन है तो हमें Z आउट देखने को मिलेगा। D5 अगर हमारा लो स्पिन है तो हमें Z आउट देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम D5 हाई स्पिन की बात करें, तो D5 अगर हम हाई स्पिन की बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इरेजर यूज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बना दिया। ठीक, ये मैं इसको यहाँ बना देती हूँ, रुक जाओ, इसे तो यहाँ छोड़ ही देती हूँ मैं इसे। यहीं बना देती हूँ आपको D5। तो D5 के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा T2G ऑर्बिटल है और ऊपर हमारे EG ऑर्बिटल है। ठीक, और D5 मुझे फिल करना है, तो 1 2 3 हाई स्पिन करना है तो हाई जाएगा। तो अब क्या होगा आप खुद ही बताइए, ये भी सिमेट्रिकल है, T2G भी और EG भी सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब हमें कोई डिस्टॉर्शन ही देखने को नहीं मिलेगा, तो हम Z इन और Z आउट की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब फिर से हम बात करते हैं D6 की। D6 के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि हाई स्पिन, क्योंकि हमारा हाई स्पिन तो चल रहा था, तो 1 2 3 4 5 और 6 हम यहाँ पर भर देंगे। और अब आप देख रहे हैं ये तो 6, देखिए ऊपर EG क्या है, ये तो सिमेट्रिकल फील्ड है, इसकी वजह से हमें डिस्टॉर्शन मिलेगा ही नहीं। डिस्टॉर्शन किसकी वजह से मिलेगा, T2G4 की। तो जो T2G4 हो उसी का जो आंसर आया था हमारा, तो T2G4 के लिए जो आंसर हमारा आया था वही हम इसमें कर देंगे। तो बस उसका आंसर हम देख लेंगे। T2G4 हमारा, अगर हम उसको लो स्पिन मान रहे थे, लो स्पिन में तो पेयरिंग हो रही थी, तो D4 लो स्पिन जो था हमारा, यानी T2G4 जो था, उसके लिए हमारा Z इन आंसर आ रहा था, तो इसलिए Z इन यहाँ पर हो जाएगा। 4 के लिए आप फिर से देख सकते हैं, मैं 4 पहले समझा चुकी हूँ T2G4। ठीक, तो इसी तरीके से आप T2G4 हम सॉरी जो मैंने अभी लिया ये 6 था हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन मैंने लिया था। अगर मैं D6 लो स्पिन की बात करूं तो D6 लो स्पिन में क्या करेंगे, ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, यही तो भर जाएंगे। तो T2G फिर से सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से हमें कोई डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। तो D6 लो स्पिन में हमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक, अच्छा अगर हम D7 हाई स्पिन की बात करें तो D7 हाई स्पिन में क्या होगा, तो 1 2 3 और 4, अच्छा इसको फिर से डिलीट करना पड़ेगा, एक बार मुझे इरेज कर दे रही हूँ मैं। देखिए तो हम बात कर रहे हैं D7, और अगर सबसे पहले हाई स्पिन की बात कर लेते हैं तो हाई स्पिन 1, ये 2, ये 3, फिर ऊपर गए 4 5 और 6 और 7। ठीक, तो ऊपर की वजह से फिर से आप देख रहे हैं, फिर से हमें कोई भी EG की वजह से हमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो T2G की वजह से मिलेगा। और T2G वाला कौन सा, जो T2G5 वाला केस था, तो T2G5 वाले केस को आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो T2G5 लो स्पिन वाला केस था एक्चुअली में, तो वही हम इसमें देखेंगे कि T2G हाई स्पिन तो देख ही नहीं सकते, वो तो हमारा डिस्टॉर्शन ही नहीं दिखा रहा था, तो T2G5 आप ऐसे समझ सकते हैं।
तो इसका मतलब हमने D7 जो था हमारा हाई स्पिन की हमने बात की। अच्छा D7 अगर हम लो स्पिन की बात करें तो लो स्पिन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 और फिर 4 5 6, तो 6 को मैंने यहाँ दिखा दिया और 7 को मैं ऊपर दिखाऊंगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आप मन मानिए कि इसमें नहीं है, इसको एक बार फिर से इरेज कर देती हूँ, इरेज कर लेना था यार। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये D7 वाला जो हमारा लो स्पिन का केस है, लो स्पिन में पहले नीचे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे फिर ऊपर जाएगा सातवां इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके लिए कि हम क्या दिखा सकते हैं, तो देखिए D7 के लिए हम दोनों ही फिर से केसेस करके देखेंगे। तो अब T2G की वजह से तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो T2G की वजह से, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकली फिल्ड है, हमें किसकी वजह से मिलेगा, Eg1। तो जो हमने Eg1 का केस डिस्कस किया था, तो Eg1 में हमें जो देखने को मिल रहा था, Eg1 में हमें Z आउट देखने को मिल रहा था, तो D7 लो स्पिन में हमारा Z आउट होता है। तो इसी तरह से आप D8 D9 ये सब कुछ जो कर सकते हैं। जैसे अगर D9 का केस अगर मैं डिस्कस करूं, तो D9 में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे है ही, 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 7th इलेक्ट्रॉन तो ये चला गया, 8th इलेक्ट्रॉन ये और 9th इलेक्ट्रॉन ये। तो जब ये 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो अब फिर से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा हो गया है। तो चाहे Eg1 हो और चाहे Eg3 हो, उन दोनों ही केसेस में हमें जो है Eg1 हो चाहे Eg3 हो, चाहे दोनों ही केसेस में हमें Z आउट ही देखने को मिलेगा, यानी टेट्रागोनल इलोंगेशन ही देखने को मिलता है, क्योंकि वही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो इस तरह से हम जो है ये सारे जो D1 या मतलब जितने भी हमारे डी के केसेस थे वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए 1 से लेके 10 तक। तो 10 तक तो मतलब नहीं किए, लेकिन आप समझ सकते हैं, कुछ जितने मैंने डिस्कस किए हैं बस वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो हमारे हैं वो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चाहे Eg1 हो, चाहे Eg3 हो, चाहे T2G2 हो और चाहे T2G3 हो, ओ सॉरी 3 कह रही हूँ, T2G3 में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, T2G5 हो, ठीक, इन सब में हमें Z आउट देखने को मिलता है, ठीक। और T2G1 हो या फिर T2G4 हो तो हमें Z इन देखने को मिलता है। बस सारी कहानी यही है। इसके अलावा अगर हमारे पास Eg हमारा 2 हो या Eg हमारा 4 हो, ठीक है, T2G हमारे 3 हो या T2G हमारे 6 हो, तो हमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सिर्फ इतने से पोर्शन से आपने सिर्फ शुरू के 2-4 इलेक्ट्रॉन्स के आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि T2G या Eg में आपको पेयरिंग नहीं दिखानी है, बस ये चीज अगर आपके दिमाग में होगी तो आप सब कुछ आराम से दिखा सकते हैं। T2G वाले इलेक्ट्रॉन्स को T2G में ही फिल करना है, Eg वाले इलेक्ट्रॉन्स को Eg में ही फिल करना है। तो इस तरह से आप ज़ेन टेलर डिस्टॉर्शन को समझ सकते हैं। तो डिस्टॉर्शन तो हमें क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही हम देखेंगे Eg या T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो डिस्टॉर्शन तो है, लेकिन वो Z इन है या Z आउट है तो फिर वो आगे चलकर आप देखेंगे। बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि डिजेनरेसी जो है वो रिमूव हो रही है। डिजेनरेसी रिमूव कैसे होगी, कि अगर हमें अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी सिमेट्रिकली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो हमें डिस्टॉर्शन मिलेगा, और अगर अनसिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल ही हो रहा है तो हमें वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। मतलब Z इन या Z आउट में से अगर आपको डिटरमिन करना है कौन सा सही है, तो बस आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि अनसिमेट्रिकल से हमें सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए, तो बस वही वाला कॉन्फ़िगरेशन वहां पर हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था ज़ेन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। अच्छा एक चीज मैं वैसे बताना चाहती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जो जैन वर्ड, मैं इसको जैन जैन बोल रही हूँ, एक्चुअल में ये जो होता है हमारा वो कौन सी वाली जर्मन वर्ड है आई थिंक ये, और इसको हम ना यान बोलते हैं, YAHN, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो यान होती है एक्चुअल में, पर क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो जे दिखा तो जय ही बोलेंगे, तो इसलिए हम इसको जनरली जैन टेलर बोल देते हैं, असल में ये यान टेलर होता है। चलो खैर वो तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी आप इसको जैन बोले चाहे यान बोले, डिस्टॉर्शन तो वही रहेगा जो रहना है, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका पूरा इस डिस्टॉर्शन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।